हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रीमर ऑफ यूपीएससी में। तो आज एनसीईआरटी सीरीज़ में हम क्लास 6 के चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है वो शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। इस तरह से पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा देंगे। ओके, तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। ध्यान रहे ये क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर 8 है। ठीक है, इसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, अर्थात पुरातात्विक स्रोत के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लोहे का प्रयोग एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। हम लोग भी लोहे की कई सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग है वो 3000 साल पहले शुरुआत की गई है। ठीक है, 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू किया गया है भारतीय उपमहाद्वीप में। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार भी मिले हैं, बड़ी संख्या में मिले हैं। हमने पहले ही कहा कि ये पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो महापाषाण कब्रों से लोहे के औजार एवं हथियार बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है, और लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में 3000 साल पहले शुरू किया गया था। ये इसके बारे में हम लोग महापाषाण कब्रों के बारे में अध्याय 4 में डिस्कस किया है, आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। लगभग 2500 साल पहले जब लोहे का जो औजार था उसका उपयोग बढ़ने लगा, इस बात का प्रमाण 2500 साल पहले मिला है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंचाई में आए परिवर्तन। तो देखिए, सुनिएगा ध्यान से कि उस टाइम जो समृद्ध गांव थे, तो गांव के बिना राजाओं तथा राज्यों का बने रहना बहुत मुश्किल था। अगर गांव ही नहीं रहेंगे तो राज्य कैसे होगा, और राज्य ही नहीं होगा तो राजा कैसे होगा। तो उस टाइम समृद्ध गांव का बने रहना बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ना राजा है ना राज्य है। तो क्या हुआ कि जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, जब हम लोग ने अध्याय 5 में पढ़ा है कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई का शुरुआत किया गया, जो कि महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई में भी काफ़ी उपयोगी साबित हुए हैं। सिंचाई में भी परिवर्तन आए हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, सिंचाई के लिए क्या हुआ कि आगे चल के नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ये सब परिवर्तन हुआ, जो कि पहले से चली आ रही थी, उस चीज़ों में ये परिवर्तन हुआ सिंचाई में। और कृषि में हमने अध्याय 5 में पढ़ा है। और इसके बाद लोगों द्वारा श्रम भी किया गया। परिश्रम भी, यहाँ परिश्रम होगा, लोगों द्वारा परिश्रम भी किया गया। ठीक है, जब वो मेहनत किए तो उन्हें अच्छी फसलें मिली, तो परिवर्तन आया, सिंचाई में परिवर्तन हुआ। और किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। जब उत्पादन की अनिश्चितता घटने लगी तो किसानों को लाभ होने लगा। ठीक है, अब कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई योजना बनाई और उस पर धन खर्च किए। ठीक है, तो सिंचाई में जो जो परिवर्तन है ये मेंस के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मेंस के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि गांव में ये जो गांव में सिंचाई के परिवर्तन है वो हमने पढ़ लिया। अब गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। जैसे कि अधिकांश, जो कि उपमहाद्वीप के अधिकांश दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश जो गांव थे उसमें कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन से थे? एक तमिल क्षेत्र में थे, देश के उत्तरी हिस्से में, और स्वतंत्र कृषक थे। ठीक है, तो जो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी रहते थे उसे वेल्लल्ला कहा गया, और जो साधारण हलवाहों का थे उन्हें उनवार कहा गया। ठीक है, जो बड़े भूस्वामी थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी
उन्हें वेलेल्ला कहा गया, और जो साधारण हलवाहों थे उन्हें उनवार कहा गया, और जो भूमिहीन मजदूर थे जिनके पास भूमि नहीं थी उसे दास, कैडेसियर और आदिमाई कहा गया। ठीक है, तो 3 प्रकार के लोग गांव में रहते थे, जिनमें तमिल क्षेत्र में जो रहते थे उनको वहाँ बड़े भूस्वामी को वेलेल्ला, और साधारण हलवाही को उनवार, और भूमिहीन मजदूर को दास, कैडेसियार और आदिमाई कहा गया। दूसरा है कि देश के उत्तरी हिस्से में जो लोग रहते थे, जो गांव के लोग रहते थे, ठीक है, देश के जो उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था, मतलब कि ये आनुवांशिक था। जो ग्राम योजक का पद है वो आनुवांशिक था, कई पीढ़ी तक यहाँ पे लोग बने रहते थे। ठीक है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि थी वही ये ग्राम भोजक के पद पे होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, तो इनके ज़मीन पे कौन काम करता था, तो दास और मजदूर। और जो लास्ट था वो एक प्रकार के ये रहते थे कि ग्राम भोजक के अलावा एक स्वतंत्र किसान रहते थे, जिन्हें गृहपति कहा गया। ठीक है, इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही रहते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार होते थे, तो जैसे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी वो ग्राम भोजकों की ज़मीनों पर काम करते थे। ठीक है, तो ग्राम भोजक के अलावा स्वतंत्र कृषक भी होते थे। गांव में 3 तरह के लोग रहते थे, एक तमिल क्षेत्र में, एक देश के उत्तरी हिस्से में, और तीसरा स्वतंत्र कृषक। आगे बढ़ते हैं। एक प्राचीनतम तमिल रचनाएं हैं जिन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, ये नोट है कि जो प्राचीनतम तमिल रचनाएं हैं उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है, और इसकी रचना 2300 साल पहले की गई। ठीक है, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। ठीक है, तो प्राचीनतम जो तमिल रचनाएं हैं उन्हें संगम कहा जाता है। एक और पॉइंट है कि जातक हालांकि बौद्ध भिक्षुओं की कहानियों से संबंधित है, तो जातक में वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। ठीक है, देखिए ये सब क्या है कि पुरातात्विक स्रोत है, जिसके बारे में हम मतलब इन्हीं के जरिए हम, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, किसी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पुरातात्विक स्रोत है, जैसे जातक हो गया, प्राचीनतम तमिल रचनाएं हो गया, ये कहानियाँ हैं या फिर यात्रा विवरण या मूर्तिकला या पुरातत्व, जिसके जरिए हम इतिहास के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो महाजनपदों की राजधानी में कुछ शहर थे, जो मतलब कि जो महाजनपद हमने अध्याय 5 में पढ़ा है, उसमें जो कुछ शहर थे वो परकोटों से घिरे होते थे। परकोटो मतलब कि क्या है कि जो शहर है उसको घेरने का एक प्रकार का कोई तरीका है, इसे हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो महाजनपदों की राजधानी थी उनके कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, और अनेक शहर जैसे क्या मिला है कि वल्ल्यकूप मिले हैं। ये जब हम लोगों ने पुरातत्वीय जब मतलब कि खोजबीन किए हैं, जांच पड़ताल किए हैं, तो अनेक सारे शहरों से वल्ल्यकूप मिले हैं। ये वल्ल्यकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः वल्ल्यकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय न टिक पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है कि सांची की मूर्तिकला ये एमपी में सांची जो स्तूप है उसकी मूर्तिकला का नमूना है। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बेरी गाजा की कहानी। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है। भरूच एक जगह है, उसकी यूनानी नाम है। यहाँ से शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के का आयात होता था। बेरी गाजा से किस किस चीज़ का आयात होता था? शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, सोने, कपड़े, चांदी के सिक्के इत्यादि का आयात होता था। अब देखेंगे कि यहाँ से बेरी गाजा से निर्यात क्या होता था। तो हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कर्निलियन,
सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात होता था, वेरी गाजा से निर्यात होता था। ठीक है, ये बेरी गाजा के बारे में है। ये भरूच का यूनानी नाम है और क्या क्या आयात होता था और निर्यात होता था इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे सिक्के। देखिए सिक्के भी तो हमें बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते थे, क्योंकि उस टाइम बहुत जो भी राजाओं थे वो सिक्कों पर बहुत सारे चित्रों का अंकन किए हैं, तो उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं, बहुत सारे सिक्के मिले हैं जो कि बहुत सारे चित्र उस पर अंकित थे, जिसमें सबसे पुराना है आहत सिक्के, जिसे 500 जो सबसे पुराना सिक्का है वो 500 आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले हैं। ये 500 साल चलाए गए हैं और सबसे पुराने सिक्के हैं आहत सिक्के। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्का क्यों कहा जाता था? क्योंकि चांदी सोने के सिक्कों पर आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था और ये सामान्यतः आयताकार या कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे ये सिक्के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जैसे कि कई सारे नगर महत्वपूर्ण हैं तो उसके बारे में कि अनेक गतिविधियों का केंद्र था मथुरा। ठीक है, मथुरा उदाहरण के लिए प्रयुक्त है कि जो गतिविधियों के कारण केंद्र थे वो क्या केंद्र कौन सा था? तो मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर था और ये लगभग 2500 साल से ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात एवं व्यापार के दो मुख्य रास्ते थे। पहला रास्ता है उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो मथुरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ यातायात एवं व्यापार के लिए दो मुख्य रास्ते थे। मथुरा में अनेक मंदिरें हैं जो मंदिर मिली हैं, और मथुरा शहर के चारों ओर किलेबंदी भी थी। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। ठीक है, मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मूर्ति भी बनाई जाती थी। 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है मथुरा। कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ सी है? तो मथुरा, इसको भी याद रखेंगे। मथुरा एक प्रकार से धार्मिक केंद्र रहा है और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा और यहाँ बौद्ध विहार तथा जैन मंदिर भी हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कृष्ण भक्ति का भी महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो मथुरा है। मथुरा के बारे में इन सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे कि मथुरा क्यों इम्पोर्टेंट था। तो क्योंकि यहाँ यातायात एवं व्यापार के लिए दो मुख्य रास्ते थे। मथुरा में बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। यहाँ अनेक मंदिरें मिली हैं, ये धार्मिक केंद्र था तथा बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी यहाँ मिले हैं। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। आगे देखते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अभिलेख भी मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों में दान का उल्लेख करते हैं। ठीक है, मथुरा के बारे में ये सारी बातें हुई। अब हम पढ़ेंगे शिल्प तथा शिल्पकार। ये भी एक पुरास्थल के नमूने हैं जहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुरास्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जो कि उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, तो पुरास्थल में जो शिल्प के नमूने मिले हैं तो उनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जो उत्तरी काले चमकीले पात्र कहलाते थे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है। कपड़ा का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र रहे। ठीक है, उस टाइम कपड़ा के उत्पादन का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो जहाँ उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे।
अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा गया था। जो शिल्पकार और व्यापारी थे वो अपना अपना अलग अलग संघ बनाने लगे, जिसे श्रेणी मतलब कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक है, तो शिल्पकार की जो श्रेणी में जो शिल्पकार और व्यापारियों को बांटा गया, तो शिल्पकार का जो काम था, शिल्पकार का काम ये था कि प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना, और व्यापारियों का काम था व्यापार का संचालन करना। श्रेणियों को बैंक के रूप में काम करती थी, श्रेणियां बैंक के रूप में भी काम करती थी। ठीक है, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ जैसे धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। नोट में एक चीज हम पढ़ेंगे कि उत्तरी काले चमके पात्र NBPW। ठीक है, ये क्या है? ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों को बाहरी सतह काली हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन को भट्टों पर रखते हैं, जिसके कारण बाहरी सतह काली हो जाती है। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती है, जो इस बर्तन के शीशे जैसी चमक प्रदान करती है। ठीक है, तो ये है उत्तरी काले चमके पात्र के बारे में। अब एक है हमारा टॉपिक अरिका मेडु। अरिका मेडु ये पुदुचेरी में स्थित है। ठीक है, अरिका मेडु पुदुचेरी में स्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडु का एक प्राचीन पतन था। ये एक प्राचीन पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ पे क्या होता था कि जो भी जहाज़ आती थी, तो जो भी जहाज़ से सामान आते थे उसको यहाँ उतारा जाता था। ठीक है, यहाँ से ईंटों का ढांचा भी मिला है, जिसे संभवतः गोदाम रहा होगा, माना जाता है ऐसा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, जिन्हें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें मतलब कि भूमध्य सागरीय से क्या मिला है? एम्फोरा जैसा एक पात्र मिला है, जिसमें शराब और तेल रखा जा सकता है। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन मुहर भी मिले हैं, जैसे कि लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, एरेटाइन जैसे मुहर, लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांची पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। फिर क्या मिला है कि कुछ बर्तनों का मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम का था, लेकिन ये यहीं बनाए जाते थे, भारत में बनाए जाते थे। इनका डिज़ाइन रोम का था। फिर मिले हैं अरिका मेडु से रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न मिले हैं। यहाँ से छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जिसमें कपड़ों की रंगाई के काम होते थे। कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। अरिका मेडु से शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के से मनके के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, अब है हमारा कि अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, तो क्या होता था कि कई बर्तनों पर ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख लिखा गया है। ऐसा अभिलेख मिला है। जैसे कि शुरुआत में क्या होता था कि ये अभिलेख जो थे वो तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहा जाता है। जैसे देखिए, जो अभिलेखित मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो कई बर्तनों पर क्या है कि ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया अभिलेख मिला है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। जो तमिल की भाषाएं थी उसके लिए ब्राह्मणी लिपि का ही प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।